हेलो छात्र और छात्राओं। तो आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पढ़ेंगे। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। यह सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें एक नक्शा दिखाया गया है और इस नक्शे में 2 देश दिखाए गए हैं। एक है भारत, जो कि हमारा देश है, और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका। तो इसी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी कि गोरे, अश्वेत यानी कि काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। तो आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जैसे कि जैसे हम बाहर के देशों के लोगों को देखते हैं, और कुछ लोगों का रंग बहुत काला होता है और कुछ लोगों का रंग सांवला होता है, जिनकी गिनती ना तो गोरों में की जाती है और ना ही कालों में की जाती है। तो इन्होंने उसके लिए बोला है जैसे कि भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? तो यहाँ पर बात हो रही है जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की की, जिसका नाम माया नायडू है। और वो एक दिन अपनी माँ के साथ सफाई में मदद कर रही थी, जहाँ पर कि वह पुराने बक्सों की सफाई कर रही थी। और उन पुराने बक्सों में उसको एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिली, जो कि अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। और उस किताब में एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी, और उस लड़की का नाम था हेक्टर पीटरसन। अब उस लड़के को यानी कि हेक्टर पीटरसन को पुलिस ने गोली मार दी थी। तो जब माया को ये पता चला तो उसको बहुत ही बड़ा झटका लगा, यानी कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्यों? तो यहाँ पर देखो, माया और उसकी माँ की तस्वीरें बनी हुई हैं। उस हिसाब से सोच के उनकी यहाँ पर तस्वीर बनाई हुई है, जहाँ पर कि बक्सा भी बना है और उसके हाथ में एक किताब है। तो जो लड़की बैठी हुई है वह माया है, और जो खड़ी है वह माया की माँ है। तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शामिल था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। जैसे कि हम पहले के अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जो भेदभाव है वो बहुत तरह से होता है। लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है, जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, और अमीर गरीब के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। तो यहाँ पर जो भेदभाव हो रहा है वो त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ का एक कानून था जिसमें कि जो अलग अलग तरह के लोग थे उनको एक दूसरे की प्रजातियों से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वह ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल व बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अब देखो यहाँ पर माया की माँ जो चमड़ी तथा रंग के आधार पर भेदभाव होता था उसको माया को बता रही है कि किस तरह से भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी भेदभाव किया जाता था। जो अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं होती थी, जो उसकी गाड़ियाँ होती थी, उसमें भेदभाव, रेल, बस, इन सभी चीज़ों में श्वेत लोगों के लिए अलग तरह से सुविधाएं होती थी और अश्वेत लोगों के लिए अलग तरह की सुविधाएं होती थी। जो श्वेत रंग के लोग होते थे उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी, अच्छे अस्पताल मिलते थे, अच्छी गाड़ियां मिलती थी, और अश्वेत लोगों को जिन चीज़ों में सुविधाएं नहीं होती थी वो सब मिलता था। और ये सब जब माया की माँ माया को बता रही थी तो उनकी आवाज़ में एक तरह का गुस्सा था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अब देखो, पहले हमने देखा कि अस्पताल और अस्पताल की गाड़ियों को लेकर श्वेत तथा अश्वेत लोगों में भेदभाव हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ज़मीन को लेकर भी इन दोनों में बहुत भेदभाव किया जाता था। जो श्वेत लोग होते थे उन्हें अच्छी ज़मीन दी जाती थी और जो अश्वेत लोग होते थे उन्हें खेती करने के लिए घटिया ज़मीन मिलती थी। तो यहाँ पर भी अश्वेत लोग और भारतीयों को जो है श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भेदभाव होता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था, जहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वह अपनी भाषा ज़ुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। तो देखो, अब हमें ये पढ़ने के बाद पता चला कि हेक्टर पीटरसन को पुलिस वालों ने गोली क्यों मारी थी, क्योंकि उसने विरोध किया था। और उसने किस चीज़ का विरोध किया था? क्योंकि उस पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए उसको ज़बरदस्ती की जा रही थी और वह चाहता था कि वह अपनी भाषा ज़ुलू को ही बोले या फिर सीखे। जब उसने अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध किया तो वहाँ की पुलिस ने लोगों को बेरहमी से पीटा और इसी के चलते पीटरसन को गोली भी मारी और वह मर गया। और यह घटना जो है हुई थी 16 जून 1976 को। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और उनके इसी संघर्ष के कारण जो है दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और जब देश लोकतांत्रिक बन गया तो उसका
ये फ़ायदा हुआ या फिर वहाँ पर ये व्यवहार हुआ, लोगों को ये स्वतंत्रता मिली कि वह सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। लेकिन ये अच्छी चीज़ कब हुई? जब वहाँ के नेता ने संघर्ष किया, वहाँ के नेता ने बहुत परेशानियों को सहा। अब यहाँ पर एक सवाल है, अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? सूची बनानी है कि जो अश्वेत लोग थे वो किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे। फिर दूसरा सवाल है, हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। और फिर तीसरा सवाल है, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों? तो अब हम इन सवालों के उत्तर देते हैं। पहले सवाल का उत्तर है, अश्वेत लोग निम्नलिखित प्रकार के भेदभाव का सामना कर रहे थे। नंबर 1, अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। नंबर 2, अश्वेत लोगों के लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। नंबर 3, अस्पताल और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। नंबर 4, अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिली हुई थी, जबकि अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास थी। नंबर 5, अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। अब दूसरे सवाल का उत्तर, हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उत्तर है, स्कूल में हेक्टर और अन्य विद्यार्थियों पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अफ्रीकांस भाषा वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी। हेक्टर और उसके सहपाठियों ने मिलकर अफ्रीकांस भाषा सिखाने का विरोध किया, क्योंकि वह अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। अब तीसरा सवाल है, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों? तो इसका उत्तर है, सभी लोग जन्म से समान हैं। उन्हें जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार है। यदि त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उनके अधिकारों को छीना जाता है तो यह भेदभाव कहलाता है। भेदभाव के कारण कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है और यह मानवता के प्रति अपराध भी है और अन्याय भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले है भागीदारी। भागीदारी का मतलब आप समझते ही होंगे कि जब कोई भी कार्य हो या किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो या चुनाव हो या फिर किसी भी तरह से कुछ भी कार्य हो रहा हो, उसमें यदि आप भी हिस्सा लेते हैं तो वह कहलाता है भागीदारी। तो यहाँ पर किस तरह की भागीदारी के बारे में बात हो रही है वो हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं कि चुनाव में वोट देकर वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांग को ध्यान में रखेंगे। तो देखो, आपने भी देखा होगा कि जब भी कभी हमारे इलाके में, हमारे शहर में, हमारे गाँव में कहीं पर भी चुनाव होते हैं और उन चुनाव में जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम वोट डालते वक्त यही सोचते हैं कि हम जिस सरकार को या जिस प्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं वो हमारी मांगों को, हमारी ज़रूरतों को, हमारे जीवन के आधारों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगा और यही सब सोचकर हम अपने वोट को उनको देते हैं। अब आगे लिखा है, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? तो अब ये सवाल दिया है और इस सवाल का हम उत्तर देंगे। तो इन्होंने सवाल हमसे पूछा है कि आपको क्या करना है, कुछ अखबार लेने हैं और उनमें चुनाव से जुड़ी हुई जो भी आपको खबरें दी गई हैं उन खबरों पर आपको चर्चा करनी है
और फिर यह सोचना है कि एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है, क्यों चुनाव होने ज़रूरी हैं। तो इसका उत्तर है सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। भारत में यह समय 5 वर्ष है। यदि सरकार का चुनाव निश्चित समय के लिए ना करके हमेशा के लिए कर दिया जाए तो सरकारें अपनी मनमानी करने लगें, क्योंकि सरकार को बदले जाने का डर नहीं रहेगा। निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वह लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब आगे है भागीदारी के अन्य तरीके। तो पहले तो हमने भागीदारी का एक तरीका देखा जिसमें कि हम लोकतंत्र बनाते हैं, हम सरकार बनाते हैं, हम किसी प्रतिनिधि को अपना नेता बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं, चुनाव में वोट देकर। अब इन्होंने भागीदारी में अन्य तरीके बताए हैं। तो वो अन्य तरीके हैं, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, हमें ऊपर फोटो दिखाई है और इसके ऊपर लिखा है यहाँ किस पर सहमति, ये हमें सवाल दिया गया है। पहले एक फ़ोटो दिखाई है जिसमें कि आप देख रहे हो कि पानी के बहुत सारे बर्तनों की लाइन लगी हुई है और 2 यहाँ पर लोग खड़े हैं और इसके नीचे लिखा है हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक सवाल भी पूछा है कि यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। इसके बाद है संपादक के नाम चिट्ठी। तो सबसे पहले है पोस्टरों पर रोक लगे, जिसमें लिखा है दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। तभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाए। और ये लिखा है, इस रिपोर्ट को लिखा है महेश कपासी, दिल्ली, जो कि दिल्ली से हैं उन्होंने। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट है कार्रवाई। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वह उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा। और ये रिपोर्ट लिखी है सोहन पाल ने, जो कि गुवाहाटी असम से हैं। इसके बाद तीसरी रिपोर्ट है सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। अब इसके नीचे जो लिखा है वो बहुत ही छोटा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगने की बात हो रही है। तो अब हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और हमारा सवाल है कि यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। तो इस सवाल का उत्तर है, अब यहाँ पर देखो पता चल रहा है कि सहमति हमें बताई जा रही है बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के बारे में, और असहमति है दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर और बाघों के शिकार पर।
तो सहमति का मतलब हुआ कि किस बात के हम साथ हैं, और असहमति हुआ कि किस बात के हम साथ नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप भी अपनी सहमति इसी बात पर दिखाओगे कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, और आप अपनी असहमति इसी चीज़ के साथ दिखाओगी कि दीवारों पर पोस्टर ना चिपकाए जाएं और बाघों का शिकार ना किया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जा सकता है। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया है कि किस तरह से लोग अपनी हिस्सेदारी या भागीदारी दिखा सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने क्या करा था, बिजली का किराया बढ़ा दिया था, जो कि लोगों को सही नहीं लगा। तो लोगों ने क्या करा, उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया और उस विरोध के लिए उन्होंने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया। फिर इस हस्ताक्षर अभियान की वजह से सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में पहले तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन लोग नहीं माने और वो अपनी मांग पर अड़े रहे। और फिर सरकार ने बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाया और सरकार को अपना निर्णय भी बदलना पड़ा, क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। अब इसके बाद यहाँ पर भागीदारी के और कई तरीके ऐसे बताए हैं जिसमें कि उन्होंने कहा है धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, हम उनको सामने ला सकते हैं और उन सब बातों का विरोध कर सकते हैं। अब आगे है, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो, आपने भी देखा होगा जब कभी आपके बड़े भाई बहन या आपके माता पिता या फिर आप खुद भी जब भी कभी टेलीविज़न में समाचार देखते होंगे, तो उसमें हमें सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाता है या फिर सरकार की कमियों को हमें बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जो हैं वो जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो हमें उजागर करते हैं सरकार के प्रति और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। तो देखो, अब इन्होंने कहा है कि माना कि लोकतंत्र जो है वो लोगों को भागीदारी का मौका देती है, उनको हिस्सा लेने का मौका देती है, लेकिन ये बात भी सच है कि सभी वर्ग के लोग इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं या फिर इस मौके में अपना हिस्सा नहीं ले पाते हैं। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है।
अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वह किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो देखो, इन्होंने कहा है कि अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होगा। यानी कि जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबको क्या करना चाहिए, जो हमारी जनता है उन सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार किस तरह से अपना कार्य कर रही है। यदि कोई सरकार अपना कार्य सही नहीं करती है तो हमें उस चीज़ के लिए भी सजग रहना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। यदि सभी लोग इन सब कार्यों में अपनी रुचि लेंगे या फिर अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे, भागीदारी दिखाएंगे, तो सरकार का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो बहुत मजबूत होगा। अब इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, अगली बार हमें शहर, कस्बे या गांव या गली, यानी कि आप जहां भी रहते हैं, अगर आप गली में हैं, गांव में हैं, कस्बे में हैं या शहर में हैं, अगर आपके सामने से कोई जुलूस जाता है, आपने कई बार जुलूस निकलते हुए वैसे देखे होंगे, तो उसी बारे में बात हो रही है कि यदि आप किसी जुलूस को गुजरते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है और पता करना है कि जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है, यानी कि क्यों जुलूस निकाला जा रहा है, और फिर उसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं वो किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि वो जुलूस जिन लोगों ने निकाला है वो क्यों निकाला है, उसका कारण क्या है। और इसमें हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो यदि आप इस तरीके से अपनी रुचि को बढ़ाएंगे और अपना कार्य करेंगे और अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपकी सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, विवादों का समाधान। विवादों का समाधान, अब यहाँ पे देखो किस तरह के विवाद के बारे में बात हो रही है और उन विवादों का समाधान किस तरह से निकाला जाता है वो हम पढ़ेंगे। विवाद, आप समझते ही होंगे कि विवाद का मतलब क्या होता है। विवाद का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज़ को लेके कोई परेशानी हो, कोई लड़ाई झगड़े हो, किसी में कोई मनमुटाव हो, उसको बोला जाता है विवाद। और समाधान का मतलब है हल निकालना। तो किसी भी लड़ाई का, किसी परेशानी का, किसी जोखिम का हल हम कैसे निकालेंगे उस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। अब यहाँ पर एक सवाल दिया है, माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था और कैसे? तो इसका उत्तर है, हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था अगर सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में मिलकर समस्या पर विचार विमर्श करते और समस्या का हल निकालने की कोशिश करते। अब हम आगे बढ़ते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। तो देखो, इन्होंने कहा है, अब इन्होंने यहाँ पे सवाल किया है कि विवाद कब होता है और फिर उसके बाद इन्होंने बताया भी है कि विवाद होने का कारण क्या होता है। तो विवाद होने का कारण होता है जब बहुत सारी संस्कृतियाँ, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते।
उसके अलावा इन्होंने कहा है कि ऐसा तब भी होता है जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब मान लीजिए आपके साथ कोई भेदभाव करे या आपके साथ कोई असमानता का व्यवहार करे या फिर आपको कोई नीचा दिखाए, तो आप भी उस चीज़ का विरोध करेंगे तो एक तरीके से ये विवाद ही होगा। तो ये तरीके हैं जिससे कि विवाद होता है। फिर क्या होता है, इन विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जिसमें अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का हिंसात्मक तरीके से समाधान ना निकाले, बल्कि उन विवादों का आराम से सोच समझकर विचार विमर्श करके समाधान निकाले। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। अब देखो, इन्होंने एक और तरीका बताया, एक और कारण बताया है जिसमें कि विवाद हो सकता है। और उन्होंने वो कारण क्या बताया है, धार्मिक जुलूस या फिर उत्सव। तो उन्होंने बताया है, आपने भी देखा होगा कि कई बार धार्मिक जुलूस निकलते हैं, कई बार जागरण के लिए जुलूस निकलते हैं, और कई बार जब उत्सव मनाए जाते हैं तो उसके लिए भी जुलूस निकलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन जुलूस में भी जो है विवाद हो सकता है। और विवाद क्यों हो सकता है, उन धार्मिक जुलूस के लिए किस रास्ते का उपयोग किया जाए, किस रास्ते का इस्तेमाल किया जाए, यह हो सकता है विवाद का कारण। अब इसमें क्या होता है, कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कई बार क्या होता है, जुलूस के लोग जो हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जो लोग जुलूस कर रहे हैं उन पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस जो है ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पुलिस की यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो यह होती है कि वह यह सुनिश्चित करती है कि लोगों में आपस में टकराव ना हो, लोगों में आपस में हिंसा ना हो, लड़ाई ना हो और किसी को किसी भी तरह की हानि ना पहुँचे। और इसके लिए वह क्या करती है, पुलिस सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। अब देखो, यहाँ पर लिखा गया है, भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। यह कानून सरकार और लोगों के लिए है। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। तो देखो, अब इन्होंने क्या कहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। बुनियादी कानून और नियम का मतलब हो गया जो कि हमारे जीवन के आधार हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी जनता के लिए और हमारी सरकार सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उनको मानना जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उन्हें मानना ही पड़ेगा। फिर विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर भी होता है। तो यानी कि जो भी हमारे विवाद होते हैं उनके जो समाधान है उसका आधार यह नियम और कानून यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे लिखा है, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं।
तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब देखो, आपने अभी तक जब पहले नदियाँ देखी होगी तो आप उस नदी को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि ये जो नदी है, ये नदी भी एक विवाद का कारण हो सकती है। और वो विवाद का कारण कैसे हो सकती है? तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो नदियाँ हैं वो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, तो जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का जो बंटवारा है वो किस तरीके से किया जाए, वो बनता है विवाद का कारण। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी है, तो उसका जो पानी है उसका बंटवारा किस तरह से किया जाए, उसके बारे में जो विवाद चल रहा था उसकी यहाँ पर चर्चा की है। अब आगे है, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है जो कि है कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध, और ये कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। और दूसरा बताया है इन्होंने तमिलनाडु का मैटूर बांध, जो कि नदी के निचले छोर पर है। अब इन्होंने कहा है कि जो दोनों बांध हैं उनके जरिए जो है, देखो वहाँ पे दोनों राज्यों को पानी की बहुत ज़्यादा मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर उन्हें फिर इस चीज़ के लिए विवाद करना पड़ता है कि पानी का किस तरह से बंटवारा किया जाए, किस तरह से उसका समाधान निकाला जाए। तो इसके लिए फिर क्या है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ा कि किस तरह से दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो देखो, अब इन्होंने क्या कहा है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका मुख्य विचार क्या होना चाहिए, न्याय एवं समानता। इसका मतलब हुआ जो भी किसी भी देश की जनता है, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके साथ पहली बात न्याय होना चाहिए, कभी भी अन्याय ना हो। और दूसरी चीज़, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इस न्याय एवं समानता के प्रति लोकतांत्रिक सरकार को हमेशा वचनबद्ध होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो न्याय और समानता है वह एक दूसरे से अलग नहीं है और ना ही इनको कभी एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल है, माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची है? तो इसका उत्तर है, माया की कहानी में सरकार ने समानता के विचार का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया है कि अस्पृश्यता होती क्या है। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और यह प्रथा जो है अब
सरकार द्वारा सरकार के कुछ कानून हैं, उन्होंने कुछ कानून और नियम बनाए जिसके द्वारा इस प्रथा को यानी कि अस्पृश्यता और छुआछूत की प्रथा को रोक दिया गया है। फिर इन्होंने बताया कि लंबे समय तक ये जो लोग होते थे यानी कि दलित लोग होते थे, छुआछूत जिनके साथ छुआछूत की प्रथा की जाती थी, अस्पृश्यता की प्रथा की जाती थी, वह जो लोग थे उन्हें बहुत लंबे समय तक शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से जो है वंचित रहना पड़ा था। पहले हालात ये भी होते थे कि जो सार्वजनिक मंदिर थे उन मंदिरों में भी दलित लोगों को नहीं घुसने दिया जाता था। फिर डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में आपने पढ़ा, और बहुत सारे और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कि जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, यह प्रथा सही नहीं है, यह प्रथा असमानता का व्यवहार फैला रही है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अब देखो, ये तो आपको भी पता है कि न्याय तभी होगा जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में कुछ भाई बहन हैं और आपके माता पिता अगर मान लीजिए कि एक भाई को कुछ भी सामान है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाने की चीज़ हो, ज़्यादा दे और आपको कम दे, तो आपको भी असमानता का व्यवहार सहना पड़ेगा, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसी तरह से सोचते हैं कि अगर हमारे घर में हो रहे हमारे साथ असमानता के व्यवहार को हम नहीं सह पा रहे हैं, जो कि हमारे घर के लोगों द्वारा ही किया जाता है, तो लोग जो कि दूसरे लोग हैं वो कैसे इस को सहते होंगे, जो कि उनके जीवन का आधार हैं। शिक्षा जीवन का आधार होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो भी जीवन का आधार होती हैं। अगर वो उन सब चीज़ों को लेकर असमानता का व्यवहार सह रहे हैं तो उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि हमें देश, सरकार या लोगों के साथ न्याय रखना है तो न्याय कब होगा? जब हम सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। अब आगे है, सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस ख़त्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने एक और तरीके की असमानता के बारे में बात की है, वो है लड़के और लड़की के बीच में। जैसे कि लड़कों को उनके परिवार में अधिक महत्व मिलता है और लड़कियों को कम मिलता है, लेकिन अब सरकार ने उसके लिए भी कदम उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि लड़कियां जो है अपने साथ होने वाले इस अन्याय से अब छुटकारा पा सकेंगी। और वो कैसे पा सकेंगी, उसके लिए उन्होंने यह समाधान निकाला कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस या तो उन्होंने ख़त्म कर दी है या फिर बहुत ही न्यूनतम कर दी है। अब आगे सवाल है, आपके अनुसार फ़ीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? तो इसका अब हम उत्तर बताएंगे। अधिकतर अभिभावक लड़कियों की पढ़ाई पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि फ़ीस कम कर दी जाएगी तो संभव है कि अभिभावक लड़कियों को भेजने को तैयार हो जाएं। तो हमने देखा कि फ़ीस कम करने से लड़कियों के स्कूल जाने के जो अधिकार हैं उसको लोग ज़्यादा भेज रहे हैं, लड़कियों को शिक्षा के अवसर अधिक मिल रहे हैं। अब अगला सवाल है, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे?
जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो इसका उत्तर आप खुद लिखेंगे, क्योंकि आपके साथ अगर ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आपको क्या करना है कि यदि आपके सामने किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना है। अब जब आपके सामने भेदभाव हो रहा था तो उस स्थिति में आपने उस इंसान की मदद करी थी या नहीं करी थी, सबसे पहले आप वह बताएंगे। उसके बाद अन्य लोग भी आपसे सहमत थे, यानी कि जब आप मदद कर रहे थे तो लोग आपका साथ दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, वो बताएंगे। फिर पूछा है कि जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया, तो आपने उनको किस तरह से समझाया, किस तरह से अपनी बात व्यक्त की, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा कार्य है अभ्यास, जिसके अंतर्गत हमें कुछ सवाल दिए हैं और उनके हम जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? इसका उत्तर है, आज दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है और सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। इसलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा तथा उसे वह सभी अधिकार मिले होंगे जो श्वेतों को प्राप्त हैं। अब अगला सवाल है, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो इसका उत्तर है, लोग सरकार की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित तरीके से भाग लेते हैं। नंबर 1, लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इस प्रकार वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। नंबर 2, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। नंबर 3, लोग सरकार के प्रति अपनी राय को धरने, जुलूस, हड़ताल आदि तरीकों से व्यक्त करते हैं ताकि सरकार की जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जा सके। नंबर 4, लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उनके विचारों के अनुसार अपने कानून बना सकती है। नंबर 5, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सकती है। अब हमारा अगला सवाल है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। तो ऐसे विवादों से और ऐसी असुरक्षा की भावना से अपने आप को दूर करने के लिए ही विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए हमें सरकार की ज़रूरत होती है और सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अब अगला सवाल है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबर नहीं माने जा रहे, जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। अब अगला सवाल है, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। आपको क्या करना है, पाठ को एक बारी सही से पढ़ना है और फिर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनानी है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया है कि सभी लोग बराबर हैं। अब हम इसके बाकी के मुख्य तत्वों की सूची बनाते हैं। तो उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। नंबर 1,
किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार होना चाहिए। नंबर 3, सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 4, सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा धर्म का पालन करने तथा विकास करने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 5, न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता। तो देखो, अब यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है वो ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा। तो अब आपको क्या करना है, इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है, इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके उत्तर को दोहराना है और अच्छे से इसको समझना है। जब आप अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पाठ को अच्छे से पढ़िए और दोहराइए और हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ।